हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे करण कारक के विषय में, और करण कारक का नियम नंबर 1 अपन ने उसमें पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं अपन करण कारक का नियम नंबर 2, करण कारक। इसमें पढ़ते हैं नियम नंबर 2। जिसका सूत्र होता है सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। ये सूत्र क्या कहता है? कुछ शब्द होते हैं जैसे सह, साकम, समम, सार्धम। सह, साकम, समम, सार्धम मीन्स होता है साथ। मतलब सह मीन्स भी साथ, साकम मीन्स भी साथ, समम मीन्स भी साथ, और सार्धम मीन्स भी साथ। तो सहयुक्ते अप्रधाने, ये सूत्र कहता है कि सह, साकम, समम, सार्धम इन साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। क्या बताया? कि सह, साकम, समम, सार्धम आदि साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। कैसे? देखो, सीता राम के साथ वन गई, वन गई। वाक्य है अपना सीता राम के साथ वन गई। शब्द इसमें कौन सा आया? साथ। और साथ अर्थ वाले शब्दों के हमेशा के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया। तो यहां पर सीता किसके साथ जा रही है? राम के साथ। तो राम में अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे? तृतीया का। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होगा? सीता करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, और सीता शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप सीता ही होता है। इसके रूप रमा के अनुसार चलेंगे। फिर यहां पर साथ किसके साथ गई है? जा रही है राम के साथ। तो राम में अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे? तृतीया का। तो राम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? रामेण। अब सात शब्द के लिए आप सह भी लिख सकते हो, साकम भी लिख सकते हो, समम भी लिख सकते हो, सार्धम भी लिख सकते हो। तो रामेण सह वनम। अब देखो, वाक्य है वो लंग लकार का है, भूतकाल में गई थी। सीता है वो राम के साथ वन में भूतकाल में गई थी, तो लंग लकार का वाक्य हो गया। तो यहां पर क्रिया आएगी लंग लकार की, वो भी किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर गम मीन्स जाना। गम मीन्स क्या होता है? जाना। गम धातु की लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, जो क्या होती है? अगच्छत। क्या होती है बेटे? अगच्छत। तो आपको इसमें पूछ लें कि सीता रामेण सह वनम अगच्छत, यहां पर रामेण में कौन सी विभक्ति है और क्यों? तो आप इसमें क्या लिखोगे? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति कारण हो जाएगा कर सह शब्द से योगे। यहां पर सह शब्द के योग में हुआ ना, सह शब्द से योगे, ये इसका कारण हो जाएगा। जैसे वाक्य देखें अपन, बालक पिता के साथ विद्यालय गया। पिता के साथ विद्यालय गया।
साथ शब्द आ रहा है, तो किसके साथ गया बालक? पिता के साथ। तो पिता में अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे? तृतीया का। बदलो इसको, बालक करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा? बालक है। अब यहाँ पर बालक है वो किसके साथ जा रहा है? पिता के साथ। तो पिता में अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया का। तो पितृ शब्द, पितृ मीन्स होता है पिता, तो पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है बेटा? पित्रा। क्या होता है बेटा? पित्रा। अब यहाँ पर सात शब्द के लिए अपन सह भी काम में ले सकते हैं, साकम भी ले सकते हैं, सबब भी ले सकते हैं और सार्धम भी। जैसे अपन साकम लिख लेते हैं, साकम कहाँ गया? विद्यालय। कर्म है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, विद्यालयम। अब यहां पर भी वाक्य है वो भूतकाल का वाक्य है, लंग लकार का वाक्य है, तो लंग लकार की क्रिया आएगी, लंग लकार की क्रिया आएगी। तो गम मीन्स जाना, करता है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो लंग लकार, गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया यहां आएगी, जो होती है, अभी अपन ने पढ़ा था, अगच्छत। जैसे रमेश माता के साथ बाजार गया। रमेश माता के साथ बाजार गया, तो यहां पर भी सात शब्द आ रहे हैं, तो सात शब्द और सात अर्थ वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग? तृतीया का। तो बदलो इसको, रमेश करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, रमेश है। अब मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है मात्रा। अब सात शब्द के लिए सह भी काम में ले सकते हैं, साकम भी काम में ले सकते हैं, समम भी ले सकते हैं, सार्धम भी। जैसे अपन सार्धम शब्द काम में ले लेते हैं, सार्धम। बाजार को कहते हैं आपणम, आपणम अगच्छत। परीक्षा में आपको मान लीजिए ये वाक्य दे दिया और पित्रा शब्द को अंडरलाइन कर दिया और आपको पूछ लिया कि इसमें कौन सी विभक्ति है और क्यों, तो बेटा इसमें तृतीया विभक्ति है, साकम शब्द से योगे। इसमें आपको पूछ लें कि रमेश है मात्रा सार्धम आपणम अगच्छत, मात्रा शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटे मात्रा शब्द में तृतीया विभक्ति है, सार्धम शब्द से योगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लें अपन, बालक रमा के साथ गया, बालक रमा के साथ गया, तो यहां पर सात शब्द आ रहा है और सात अर्थ वाले शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बदलो इसको, बालक करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, बालक है। अब यहाँ पर सात शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो रमा शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है रमिया। जैसे समम और अगच्छत। यहां पर आपको पूछ लें कि रमिया शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटा इसमें तृतीय विभक्ति है, समम शब्द से योगे। तो ये था आपका कारक कर्ण कारक का नियम नंबर 2, जो मैं एक बार फिर से आपको बताने जा रहा हूं। कर्ण कारक जिसका नियम नंबर 2 है, सूत्र होता है सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। ये सूत्र क्या कहता है कि सह, साकम, समम, सार्धम, ये सात अर्थ वाले शब्द हैं, इनके योग में हमेशा तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे सीता राम के साथ बन गई, तो सीता किसके साथ में बन गई? राम के साथ में। तो राम में अपन ने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? रामेण। अब हिंदी से वाक्य को संस्कृत में तो इस प्रकार बदल सकते हो, जब आपको ऐसा वाक्य देकर के सीता रामेण सह वनम अगच्छत, इसमें एक रामेण शब्द को अंडरलाइन करके पूछ लें कि इसमें कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटे आप बताओगे तृतीय विभक्ति, सह शब्द से योगे। साकम आ रहा है तो साकम शब्द से योगे, सार्धम आ रहा है तो सार्धम शब्द से योगे, और समम आ रहा है तो समम शब्द से योगे। तो ये था आपका कर्ण कारक का नियम नंबर 2। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।